दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोरास्ट्रियनिज्म रिलीजन के बारे में, यानी कि जोराबियन धर्म के बारे में। तो जोराबियन धर्म जो है, इसके मानने वालों को भारत में कहा जाता है पारसी या पारसी कम्युनिटी। इनको पारसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास ये लोग भारत में आए थे। कहाँ से आए थे? पारस से आए थे। पारस यानी कि पर्शिया। पर्शियन अम्पायर जो है वो आज के समय का जो ईरान है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे फैला हुआ एक बहुत ही पुराना अम्पायर था और यहीं पे इस धर्म का राइज हुआ था। इसीलिए यहाँ से आने वाले लोगों को हम पारसी कहने लग गए। और ये एक समय पे इस पारसी पर्शियन अम्पायर का स्टेट रिलीजन हुआ करता था, यानी कि जो ईरान है, पुराना एंशियंट ईरान है, उसका स्टेट रिलीजन हुआ करता था। हालांकि आज के समय जो ईरान है उसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इस्लाम को फॉलो करती है और एक इस्लामिक कंट्री है। स्पेसिफिकली बात करूं तो शिया मुस्लिम जो है यहाँ पे बहुलक आबादी में है। ज़्यादातर शिया मुस्लिम रहते हैं ईरान में। लेकिन हमें बात करनी है जोराबियन धर्म की। जोराबियन धर्म का राइज कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है और इसके बिलीफ क्या है, इन सभी को हमें डिटेल में जानना है। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे धर्मों के बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो बना लिए हैं, जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम है, उसके अलावा जूडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है। इन सभी के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या ये सीन आपको ध्यान है, ये कौन सी मूवी का है? ये है 300 मूवी का। 300 में आपको ध्यान होगा स्पार्टा और पर्शिया के बीच में एक लड़ाई होती है, जिसमें स्पार्टा के 300 सोल्जर्स पर्शिया की सेना के सामने लोहा उसको मनवा देते हैं और उसके सामने उसके नाक में दम कर देते हैं। तो ये जो व्यक्ति है, इसमें पर्शिया का राजा होता है, जक्सीस नाम होता है इसका, और ये है ल्यूनाइडस स्पार्टा का राजा। तो ये जक्सीस जो है ना, ये कौन था? ये इसी पारसी धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, जोराबियन धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। ठीक है, ये अगर आपने नहीं देखी हो तो भारत में इन लोगों को जानते हैं आप? जो फोटोज में आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही मशहूर हस्ती हैं भारत की, जो पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। इनमें अगर आप बात करें सबसे पहले, तो जैसे हैं डॉक्टर होमी जांगी भाभा। ये भारत में एटॉमिक एनर्जी रिसर्च के फादर माने जाते हैं। होमी भाभा हैं ये, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं, ये पर्शियन थे। उसके अलावा ये हैं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और ये हैं इनके हस्बैंड फिरोज गांधी। तो फिरोज गांधी के बारे में आपने काफ़ी सारा व्हाट्सअप वगैरह पे जो फेक न्यूज़ेज़ हैं वो तो देखी होंगी कि ये मुस्लिम थे, ये थे, वो थे। लेकिन एक्चुअल में ये पर्शियन थे, पारसी थे ये, और ये जोराबियन रिलीजन को फॉलो करते थे। इन्हीं की वजह से जो आज इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो गांधी जुड़ा है, गांधी परिवार जुड़ा है, वो इन्हीं की वजह से जुड़ा है। और ये ऐसा नहीं कि सभी गांधी जो हैं वो सभी पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी हिंदू थे, लेकिन फिरोज गांधी जो हैं वो पारसी थे। और फिरोज गांधी के बाद आगे चल के ये गांधी परिवार बन गया, जैसे राजीव गांधी, आज के समय राहुल गांधी वगैरह। तो ये गांधी इन्हीं से आया है। ठीक है, यह है नाना भाई पालकीवाला। नाना भाई पालकीवाला भारत के इतिहास के सबसे अच्छे जो ज्यूरिस्ट हैं, सबसे अच्छे वकील हैं, उनमें माने जाते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे मशहूर केस लड़े, जैसे कि केशवानंद भारती का जो केस है वो इन्होंने लड़ा। उसके अलावा भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स के लिए इन्होंने काफ़ी सारे केसेस लड़े हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट फिगर हैं। गांधी जी की बात याद आई अभी, तो मैं आपको बताऊं कि वो अपना गुरु किसको मानते थे, पॉलिटिकल गुरु? वो दादा भाई नौरोजी को मानते थे, और दादा भाई नौरोजी भी खुद क्या थे? पारसी थे। ठीक है, ये हैं रतन टाटा, टाटा कंपनी के मालिक, सीईओ। और इनके पिता जो हैं जमशेदजी टाटा, ये भी क्या हैं? पारसी हैं। और ये कौन हैं? ये हैं फील्ड मार्शल सैम मानिक शो। सैम मानिक शो ने साल 1971 की इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत को जिताने में। बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्टिस्ट थे ये, युद्ध जिताने में, जो जिसको हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं, उसमें भारत को जिताने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, और भारत के एकमात्र फील्ड मार्शल की उपाधि इनको मिली थी। तो ये सब लोग जो हैं ये पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और भारत में इनका कंट्रीब्यूशन आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सब लोग जो जिस धर्म को मानते हैं, जिन बिलीफ में, जिन फेथ्स में ये बिलीव करते हैं, उसके बारे में हमें जानना है कि एक्चुअल में ये पारसी कम्युनिटी के लोग जो कहाँ से आए। और ये लोग आज भारत में जो लगभग 60,000 की आबादी है इनकी, जो एक तरह से देखें तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पारसी भारत में, जो अरेबियन रिलीजन के मानने वाले भारत में ही रहते हैं। बाकी आसपास के देशों में बहुत कम इनकी पॉपुलेशन रहती है। ओवरऑल ही लगभग 2 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये है। अब देखते हैं
क्या है जोरेस्ट्रियनिज्म? जोरेस्ट्रियनिज्म जो है मैंने आपको बताया था एंशियंट पर्शियन रिलीजन हुआ करता था ये। और इसका ओरिजिन जो है लगभग जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है वो मानते हैं कि 4000 साल पुराना ये धर्म है। कुछ जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं वो ये भी मानते हैं कि नहीं, ये तो और भी पुराना धर्म है, लगभग 6000 बीसी पुराना धर्म है। 6000 बीसी की अगर बात है तो 2000 आगे जोड़ लीजिए, 8000 साल पुराना धर्म है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसको 4000 साल पुराना ही मानते हैं। ठीक है, तो दुनिया का पहला मोनोलिथिक रिलीजन माना जाता है ये। मतलब जुडाइज्म से भी पुराना रिलीजन माना जाता है ये। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं कि जुडाइज्म जो है वो पहला मोनोलिथिक फेथ रिलीजन है। उसमें मतलब मोनोलिथिक यानी जिसमें एक ही गॉड की पूजा होती है, एक ईश्वरवाद में जो धर्म बिलीव करता है उसकी बात है। तो ये तो कई बार क्या है, जो पुराना कितना पुराना है किसी धर्म का, जो पुराना सीरा है उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे भारत में हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म के भी राइज को कोई नहीं बता पाता कि कहाँ से शुरू हुआ, इसका कोई फाउंडर नहीं है। तो उसी तरीके से जोरेस्ट्रियनिज्म जो है, इसके फाउंडर का तो पता है लेकिन बहुत पुराना रिलीजन है और इसके टेक्स्ट इतने ज़्यादा मिलते नहीं है, एग्जिस्टेंस में पता नहीं चलता। ठीक है, आज के समय में मैंने कहा ही आपको 2 लाख के आसपास इनकी आबादी है दुनिया भर में। और ईरान, इंडिया, पाकिस्तान इसमें ये माइनॉरिटी रिलीजन की तरह है। पाकिस्तान में तो आप क्या बोलें, वहाँ पे तो 1500 ही टोटल आबादी है जो पारसी धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन इंडिया और ईरान में माइनॉरिटी में रिलीजन मिलता है। ठीक है, तो जोरेस्ट्रियनिज्म जो है ये पर्शिया में 3 डायनेस्टीज में इसने 3 डायनेस्टी जो थी पर्शिया की, उन्होंने इसको फेथ को माना और काफ़ी प्रमोट किया। लेकिन बाद में 7वीं शताब्दी आते आते जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उनका प्रभाव बढ़ने लग गया मिडल ईस्ट में, और उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दिए पर्शिया के ऊपर, और अपने कंट्रोल में उन्होंने इसको ले लिया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके ये लोग जो हैं, काफ़ी सारे लोग तो जो जोरेबियन रिलीजन को मानने वाले लोग हैं उन्होंने इस्लाम में खुद को कन्वर्ट कर लिया। और काफ़ी सारे लोग जो धर्म को बदलना नहीं चाहते थे वो अलग अलग जगहों पे भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जो मुस्लिम रूलर थे वो इनको प्रताड़ित कर रहे थे, इनका एक तरीके से शोषण कर रहे थे, इनको धर्म के आधार पर प्रोसिक्यूट कर रहे थे। तो 7वीं शताब्दी के आसपास पर्शिया से ये धर्म एक तरीके से धीरे धीरे फेडअप होने लग गया। ठीक है, तो ये पर्शियन अम्पायर था, एंशियंट पर्शियन अम्पायर। लगभग साल 540 बीसी के आसपास का समय है। अगर भारत में इस समय की बात करें तो महाजनपद पीरियड चल रहा था। और महाजनपद पीरियड में भारत में बहुत सारे जो 16 महाजनपद बने हुए थे, उस समय के आसपास की बात चल रही है। ठीक है, ये बेबीलोनिया का किंगडम था। उसके बाद धीरे धीरे आगे चल के तो लगभग 300 बीसी के आसपास, 325 के आसपास तो जब यहाँ पे अटैक कर देगा कौन, अलेक्जेंडर भी अटैक कर देगा और पर्शिया को अपने कंट्रोल में ले लेगा, वो अलग समय है। ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे ये फेथ को मानने वाले लोग हैं वो थे। और ग्रीक फिलोसोफर्स उसी समय उनको पता चला कि जोरेस्ट्रियनिज्म रिलीजन क्या है। ठीक, अब बात करते हैं जोरेस्ट्रियनिज्म साइट्स कैसे मिली। तो आपको जो पता होगा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान अब तो मिडल ईस्ट में, और अगर बात करें सेंट्रल एशिया में एक कंट्री है, लेकिन साल 1991 से पहले ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। तो 1990s में रशियन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक साइट ढूंढी थी जहाँ पे दुनिया का सबसे पुराना जोरेस्ट्रियनिज्म का टेम्पल मिला था, जहाँ पे फायर टेम्पल जिनको बोलते हैं जोरेस्ट्रियनिज्म का, वो मिला था। तो वो सबसे पुरानी साइट है जिससे कुछ अवशेष पता चलते हैं कि ये रिलीजन कितना पुराना है। उन साइट्स की कार्बन डेटिंग होती है, तो लगभग जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है वो मानते हैं कि 4-1000 साल पुराना ये धर्म है। इसके फेथ्स वगैरह के बारे में हम जानेंगे ही अब। और पहले एक बार जानते हैं कि ये आर के में 3 डायनेस्टीज जो थी जो इस एरिया पे रूल करती थी, उन्होंने पर्शिया में इस रिलीजन को काफ़ी महत्व दिया और इन्होंने ही इसको आगे इसका प्रचार प्रसार किया। तो ये कौन सी डायनेस्टी थी? आर्केमेनाइड, अकामेडीज, मेनीज, ये शब्दों का मैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एकामेनिडीज ये वही है जिसने 550 से 330 बीसी के आसपास तक रूल किया। ये वही डायनेस्टी है जिसका मैंने जक्सिस के बारे में बात की थी, 300 वाला। ठीक है, एक्कामेनिडीज ये है। फिर पार्थियन, पार्थियन तो भारत में भी इनका इतिहास थोड़ा पढ़ा जाता है। पल्लव, देखो 2 डायनेस्टी थी, एक पहलव और एक पल्लव। तो ये वो पहलव वाली डायनेस्टी है जो कि एंशियंट टाइम में भारत पे इन्होंने थोड़े से क्षेत्र में, अगर भारत का वेस्टर्न भाग देखें तो वहाँ पे इन्होंने कुछ हिस्से में इन्होंने अटैक भी किया और कुछ हिस्से को अपने कंट्रोल में भी लिया था। ठीक है, तो 247 के आसपास और 224 के सीई के आसपास तक इन्होंने रूल किया है। फिर बात आता है सासानियंस। सासानियंस जो हैं इन्होंने 224 से लेकर 650 सीई तक रूल किया है। और देखो इनके बाद तो एक समय जब आया था तो
अलेक्जेंडर ने भी इनके ऊपर अटैक कर दिया था और इस हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन ये छोटे छोटे इनके किंगडम जो हैं इसमें अटैक कर रहे थे। और जो बाद में भी इन्होंने अपना धर्म जो है इसको ही यही माना। इन तीनों डायनेस्टीज ने बेसिकली क्या किया, ये जो जोरेस्ट्रियनिज्म रिलीजन है इसको फॉलो किया। ठीक है, फिर बात आती है इस धर्म के जो फाउंडर हैं, जिनको कहा जाता है जरथुस्ट या जरोस्ट्रास्ट्र, जरास्थ्रुस्ट। जरथुस्ट हिंदी में भी लिखूं तो मैं होगा इसका जरथुस्ट, जरथुस्त्र। और कई बार इस धर्म को भी जरथुस्त्र रिलीजन धर्म कहा जाता है, जोराबियन के साथ साथ, तो नाम है वो। तो ये फाउंडर हैं इस धर्म के, और इनके जन्म के बारे में एक स्पेसिफिक डिटेल तो आपको नहीं मिलती ज़्यादा अच्छे से। काफ़ी सारे मतभेद हैं हिस्टोरियंस के बीच में कि इनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, इनके जन्म की, और एग्जैक्ट डेट क्या थी। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि लगभग 1500 से 1200 बीसी के बीच में ही इनका जन्म हुआ था, और ब्रॉन्ज एज में हुआ था। लगभग ब्रॉन्ज एज यानी कि जो हमारे हिसाब से देखें तो वो समय इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, और जब उसके बाद आप जानते हैं आर्यन एज आ गई थी, तो यहाँ पे इनका जन्म होता है। ठीक है, तो एक आप ध्यान होगा, जैसे भारत में आर्यन इन्वेजन थ्योरी बोल लो के या फिर आर्यन माइग्रेशन थ्योरी बोल लो, कुछ लोग उसमें बिलीव करते हैं, कुछ उसमें नहीं मानते। लेकिन आर्यंस भारत में माइग्रेट करके जब आए तो ईरान वाले हिस्सों में भी आए, और यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके का कल्चर और रिलीजन था जैसा कि भारत में था। ठीक है, लेकिन बाद में जरथुस्त के बाद ये जो है यहाँ पे ये धर्म इसका राइज होने लग गया। क्योंकि जैसे देखिए भारत में भी नए रिलीजन बने थे, जैसे सनातन धर्म तो पहले से चलता आ रहा था, उसके बाद बुद्धिज्म जैनिज्म बने, उसी तरीके से ईरान में क्या होता है, ये जोरेबियन धर्म का राइज होता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट एशियंट ईरान जो है, जिसमें आज के समय कजाकिस्तान तजाकिस्तान वाला इलाका जो है, यहाँ पे इनका कहीं जन्म हुआ था। इनकी जो फैमिली है वो प्रीस्ट थी, और प्रीस्ट वही आर्यन कल्चर वाली प्रीस्ट हुआ करते थे, ये भी प्रीस्ट थे। और उस समय क्या है, धर्म में काफ़ी सारी, देखो लेटर वैदिक पीरियड आपको भारत में याद आ रहा होगा, कुछ वैसी स्थिति थी कि जो समाज है उसके ऊपर प्रीस्ट का प्रभाव बढ़ चुका था। बहुत सारे सेक्रीफाइस करना, बहुत सारी ऐसी परंपराएं आ गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ट्रेडिशंस बन गए, रिलीजन के अंदर बहुत सारे ट्रेडिशंस घुस गए, मतलब वो रिलीजन जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी थी। ठीक है, उसी तरीके से ईरान में भी ये सब चीज़ें हो रही थी। ठीक है, अलग तरीके से, अलग लेवल पे। तो जब ये 30 साल के थे तो ये एक नदी में जाते हैं पानी भरने के लिए, और किसी एक, इनको कुछ पूजा अर्चना ही करनी होती है, उसी के लिए जाते हैं। तो अचानक से इनको वहाँ पे उस नदी में ही इनको क्या मिलता है, इनलाइटनमेंट मिलता है, विजन मिलता है कि इनको एक नया होता है ना, कि जैसे महात्मा बुद्ध को गया नामक स्थान पे उनको बोधि ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी तरीके से इनको नदी में मिला, ज्ञान मिला। ठीक है, तो जोरोस्टर और जोरोस्ट्रा एक ही हैं। हिंदी में इनको इंग्लिश में इनको जोरोस्टर बोलते हैं, और वहाँ पे पर्शियन लोग इनको जोरास्ट्रा बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने जो इनको मिली, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बारे में इन्होंने दुनिया भर के लोगों को, अपने आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में इन्होंने बताना शुरू कर दिया। और इनको क्या पता चला कि ईश्वर जो है, जिसको पर्शियन में ये कहते हैं अहुरा माजदा, अहुरा माजदा यानी कि जोरस्टर रिलीजन में जो ईश्वर है उसको क्या कहा जाता है, अहुरा माजदा, कि एक ही गॉड है, ईश्वर एक है और उसका नाम है अहुरा माजदा। और उसके बारे में इन्होंने काफ़ी सारी टीचिंग देनी शुरू करी, वो हम आगे आपको बताऊंगा। 42 साल के जब हुए तो विशथापा नाम के एक किंग थे बैक्ट्रिया में, बैक्ट्रिया नाम का स्टेट था। ठीक है, यहीं पे ईरान में, वहाँ पे गए, उनको अपनी जो फिलोसॉफीज़ है उनको बताया। तो उन राजा ने क्या है, सबसे पहले इस धर्म को अपना लिया और अपना स्टेट रिलीजन बना लिया, और उसके बाद उसका स्प्रेड करना शुरू हो गया। ठीक है, तो लगभग उसके बाद 77 की एज में इनकी डेथ हो चुकी थी, और इसके दौरान उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारा जो नॉलेज है, जो टीचिंग्स हैं, उनको स्प्रेड किया। इनकी एक लाइन है जैसे कि हैप्पीनेस कम्स टू दोज हु ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर, तो खुशियाँ उन्हीं के पास आती हैं जो दूसरों के लिए खुशियों को स्प्रेड करते हैं, दूसरों के लिए खुशियाँ लेके आते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनकी थ्योरीज और इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, और जो जोरेबियन धर्म के जो लोग हैं जिस चीज़ को मानते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये डेविल और जो मतलब पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों में बिलीव करते हैं, ईश्वर और शैतान दोनों में ही बिलीव करते हैं। अहुरा माजदा जो जोरेबियन धर्म के ईश्वर माने जाते हैं वो हैं अहुरा माजदा, ये हैं। और एंग्रा मेन्यू ये माने जाते हैं शैतान,
डेविल। तो बेसिकली बात यह है कि ऐसा माना जाता है, और इन्होंने ही ये टीचिंग्स दी थी जो जरुस्त्र इन्होंने कहा था कि अहुरा माजदा एक क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो अनक्रिएटेड है, एंग्रा मेन्यू भी अनक्रिएटेड है। और ऐसा माना जाता है कि बिफोर टाइम बिगन, जब समय शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले ये अहुरा माजदा और एंग्रा मेन्यू दो अलग अलग स्पेस में रहा करते थे। मैंने आगे लिखा भी हुआ है, देखो आगे, ये अलग अलग सेपरेट वर्ल्ड में रहा करते थे। लेकिन बाद में क्या होता है, समय बदलता है, समय के बाद अहुरा माजदा ने एक संसार का क्रिएशन किया, मतलब ये जो धरती है इसका क्रिएशन किया। और एंग्रा मेन्यू जबरदस्ती इसके अंदर एक कीड़े की तरह एंटर कर गए, ठीक है। तो इनको बोला जाता है द गॉड ऑफ लाइट, और इनको बोला जाता है द गॉड ऑफ डार्कनेस। ये हैं, इनको कहा जाता है द वाइज गॉड, ठीक है। ये वाइज गॉड बोला जाता है, मतलब अहुरा माजदा को। इनको बोला जाता है द गॉड ऑफ ट्रुथ, इनको बोला जाता है द गॉड ऑफ लाई। द गॉड ऑफ कंप्लीट पॉजिटिविटी अहुरा माजदा है, तो ये कंप्लीट नेगेटिविटी है। ये गॉड ऑफ लाइफ है, तो ये गॉड ऑफ डेथ है। ये एक तरीके से क्या बोलते हैं, क्रिएशन है, गॉड ऑफ क्रिएशन है, तो ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो बेसिकली ये है अहुरा माजदा और एंग्रा मेन्यू, जो काफ़ी सारे दूसरे धर्मों में भी ऐसा होता है कि वहाँ पे भी ईवल और गुड का जो कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से इस धर्म में भी है, जोरेबियन धर्म में भी है, ठीक है। तो ये इनकी फिलोसॉफीज थी गॉड ऑफ लाइट और गॉड ऑफ डार्कनेस के बारे में, ठीक है। अहुरा माजदा क्या है, इन्फिनिटी लाइट, और एग्रा मेन्यू क्या है, इन्फिनिटी डार्कनेस, ठीक है। अहुरा माजदा ने ही ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इसका क्रिएशन किया, जिसको गेटिक वर्ड कहते हैं इनकी ही लैंग्वेज में। और उसके बाद ये एंग्रा मेन्यू है इस गेटिक वर्ड में एंटर हुए ताकि इसको डिस्ट्रॉय कर सकें, करप्शन डिसीट के थ्रू। और इनका ये मानना है कि जो धरती पे जो लोग हैं वो दोनों ही तरह के लोगों को फॉलो करने वाले हैं। जो अच्छे लोग हैं वो अहुरा माजदा को फॉलो करते हैं, ईश्वर को फॉलो करते हैं, और जो नेगेटिव लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो शैतान हैं, गलत लोग हैं, वो एंग्रा मेन्यू को फॉलो करते हैं। और इनका मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरा धरती जो है इस पे एंग्रा मेन्यू है एक तरीके से जब कंट्रोल कर लेगा, और लोग बहुत ज़्यादा डिसीट और बहुत ज़्यादा एक तरीके से नेगेटिव हो जाएंगे, तब अहुरा माजदा इस धरती को फिर से फायर के थ्रू मतलब पूरी धरती एक तरीके से आग हो जाएगी, और जो नेगेटिव लोग हैं वो जल के भस्म हो जाएंगे, और जो जो अहुरा माजदा को मानने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो बच जाएंगे। ऐसी इनकी फिलोसॉफीज़ हैं, ठीक है। वो बच जाएंगे, और उसके बाद फिर से ये धरती जो है तो वो क्या हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। ऐसी इनकी सोच है। इसका मतलब ये है कि गुड और बैड का को एग्जिस्टेंस में ये धर्म बिलीव करता है, ठीक है। इनकी प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन्स क्या हैं और इनके फेथ्स क्या हैं। इनका मानना है कि एक ही सुप्रीम गॉड है, अहुरा माजदा है, जिसको वाइस लॉर्ड कहा जाता है। अहुरा माजदा और एंग्रा मेन्यू के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, गुड और ईवल के बीच में, जिसमें एंड ऑफ द डे जो गुड है वो जीतेगा, और जीतेगा ही, हमेशा ही जीतेगा। ये बात इनका मानना है, ठीक है। चाहे कितना भी ये एक तरीके से ईवल मतलब पावरफुल हो जाए, लेकिन एक दिन गुड की जीत होनी है, ठीक है। एंग्रा मेन्यू हारेगा एक दिन। All mortals being are created and play a critical role in the struggle between आशा एंड ड्रूज। आशा भी गुड और ड्रूज जो है इवल, इनके बारे में है कि जो सभी मॉर्टल्स हैं, मॉर्टल्स यानी जो मर जाएंगे, है ना, इनका क्रिएशन क्या है, इनका क्रिएशन क्यों किया गया है कि ये क्रिएशन क्रिटिकल रोल अदा करते हैं। मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो क्या हैं, इसके बीच में हैं। और इन दोनों के बीच में कुछ लोग इस साइड को चूज़ करते हैं, कुछ लोग इस साइड को चूज़ करते हैं, और इनका रोल इनके बीच में क्रिटिकल है, बैलेंस बनाने में इनका रोल है, ठीक है। और यही तो मैंने अभी बताया था कि जब ईवल का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, इस धरती का फिर से प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं कि डीड्स जो कर्म हैं, कर्म कांड में भी काफ़ी बिलीव करता है धर्म की, जो कर्म है आपके, जो सोच है, उससे ही आपका आगे का रास्ता तय होगा, ठीक है। जैसे बुद्धिज्म में जिस तरीके के पाथ हैं, जैसे 4 नोबल पाथ्स हैं, उसी तरीके से इनके भी ट्रिपल एच, 3 एच के बारे में बात किया गया है। एक है हुमाता, हुमाता मतलब गुड थॉट्स, हुक्ता मतलब गुड वर्ड्स, और हुएरेस्टा मतलब गुड डीड, अच्छे कर्म। तो ये तीनों चीज़ें जब होंगी तभी आप
एक तरीके से अच्छे इंसान हो और आपको स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा। ये जो स्वर्ग और नरक वाली जो धारणाएं हैं जो कि ज़्यादातर रिलीजन्स में होती हैं पोस्ट डेथ जो है लाइफ के बारे में, वो इसमें भी है। और इसमें तीन रास्ते बताए हुए हैं। एक तो बहुत हेवन, एक है हेल, मतलब हेवन में मतलब कर्मों के हिसाब से, इन तीनों के हिसाब से जज किया जाएगा डेथ के बाद। और एक वो लोग हैं जो जिन्होंने मध्यम मार्ग चूज किया है कहीं ना कहीं, जो न तो स्वर्ग में जाने के लायक हैं और न ही उन्होंने इतना गलत काम किए हैं कि न वो नरक में जाने के लायक हैं। तो इसलिए उनको बीच का रास्ता भी मिलता है कि वो ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी लाइफ एक तरीके से ऐसी हो जाती है टेस्ट लेस्ट, मतलब स्मेल लेस जैसा हो ना, मतलब एक तरफ से वॉइड, कुछ नहीं है उनके, ना कुछ उनको फील होगा ना महसूस होगा, तो वो भी एक जगह है। तो तीन जगह इनके बारे में इन्होंने बता रखी है। तो जो इन तीनों को फॉलो करेगा वही हेवन में जाएगा। और ये इनके देखो जो विंग्स हैं, और जो इनका ये एक तरीके से जो इनका वो भी बना हुआ है कि एक व्यक्ति है जिसके विंग्स लगी हुई हैं, गुड डीड्स को ये बताता है, ये गुड्स वर्ड्स को बताता है, और गुड थॉट यानी कि इसके हेड में क्या है, अच्छी सोच, इन तीनों के बारे में इस ये साइन जो है इनका प्रतीक है ये भी बताता है। ठीक है। जोरास्ट्रियनिज्म बिलीफ, इनके बारे में बात करते हैं। फायर अलोंग विद वाटर, तो जैसे हिंदुइज्म में पांच जो वो है ना, जैसे अग्नि, धरती, आकाश, वैसे ही इनके फायर जो और पानी जो है ये सबसे प्योरिटी के सिंबल माने जाते हैं। जोरास्ट्रियनिज्म रिलीजन में फायर और वाटर को सबसे प्योरिटी के सिंबल माने जाते हैं। और इनके जो वर्शिप जो हैं टेम्पल मिलते हैं उनको भी फायर टेम्पल्स कहा जाता है। ठीक है। और इसमें जो मतलब अग्नि को इन्होंने कंप्लीटली प्योरिटी की फॉर्म में माना गया है, और अग्नि को कभी भी ये इम्प्योर नहीं करते किसी भी चीज़ से। ठीक है। और ये जो फायर टेम्पल्स हैं ये अभी मैंने बताया भी आपको कि 1990 के आसपास काफ़ी सारे एक जो साइट्स भी मिली थी, जो यूएसएसआर था उस समय के, अहुरा माजदा के जो टेम्पल्स हैं इन ये मिले हैं। ठीक है। जो रेस्टोरेंट बिलीफ है ये, जो एक अलग चीज़ है जो आपने सुनी भी होगी हो सकता है, वो है इनका फ्यूनरल सिस्टम जो है ना, वो बड़ा थोड़ा आपको हो सकता है इनह्यूमन लगे, थोड़ा सा आपको लगे कि ये तो बहुत गलत है, लेकिन ये स्काई ब्यूरियल्स का जो सिस्टम है ये इनके अभी भी होता है। अभी तो इतना ज़्यादा नहीं हो गया, कम हो गया। इनकी परंपराएं क्या रही हैं कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसको माना जाता है कि उसकी बॉडी, उसके आत्मा जो है वो कम्प्लीटली सेपरेट हो चुके हैं। बॉडी बॉडी जो है वो अब कुछ नहीं है, उससे किसी तरीके का कोई लगाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए उस बॉडी को ये किसी भी तरीके से मिट्टी में भी नहीं डालते, पानी में भी नहीं डालते, और अग्नि के भी संपर्क में नहीं लाते, क्योंकि ये तीनों इनके लिए बहुत ही पवित्र चीज़ें हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं टावर ऑफ साइलेंस या फिर डैकमास। और ये है डैकमा, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये डैकमा एक बहुत ही ऊंचाई के ऊपर फ्लैट एक तरीके से चबूतरा सा बना दिया जाता है, जिसमें क्या करते हैं ये अपने जो लोग मर जाते हैं उसको इसके ऊपर सुला देते हैं, ऊपर छोड़ के आ जाते हैं एक तरीके से। और इसके बाद जो जानवर हैं, जंगली वल्चर्स हैं, जो गिद्ध हैं, कौवे हैं, वो इन बॉडीज़ को नोच लेते हैं, खा लेते हैं। उसके बाद जो हड्डियां बचती हैं उसके ऊपर सनलाइट्स पड़ती हैं जिससे वो प्यूरीफाई हो जाती हैं। ऐसी इनकी धारणाएं हैं। ठीक है। ये आपको हो सकता है बहुत ही गलत चीज़ लगे, और जो इस बिलीफ में नहीं मानते उनको गलती लगेगी। और ये चीज़ ना सिर्फ जोरास्ट्रियनिज्म रिलीजन में, कहीं कहीं आप चाइना में जाके देखेंगे या मंगोलिया में देखेंगे तो वहाँ कहीं कहीं ये चीज़ बुद्धिज़्म में भी होती है थोड़ी थोड़ी। ये जो स्काई ब्यूरियल्स का जो सिस्टम है, टावर ऑफ साइलेंस है। हालांकि ये जो टावर ऑफ साइलेंस वाला जो सिस्टम है ये 1930 से 1970 के बीच में धीरे धीरे ईरान की सरकार ने इनको बैन कर दिया कि ये जो डॉकमाज हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए। इससे क्या है कि एक तो पॉल्यूशन बहुत होता है, और ये जो एक तरह से एक्टिविटी है ये बहुत ही इनह्यूमन है। भारत में अभी भी कुछ डॉकमाज अवेलेबल हैं। डैकमाज मुंबई में है एक, तो वहाँ पे ये मुंबई का ही है, ये जो सीन है ये मुंबई का है। यहाँ पे डैकमा है जहाँ पे ये अपने जो इस चीज़ को अभी भी कुछ हद तक फॉलो करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस को। हालांकि दुनिया भर में बहुत ही कम डैकमाज अब बचे हैं, और ये जो टावर ऑफ साइलेंस है जहाँ पे इस तरीके से फ्यूनरल किया जाता है, अब इन्होंने अपनी फ्यूनरल एक्टिविटीज़ के लिए अपने खुद के चैम्बर्स तरीके से बना लिए हैं, वहाँ पे करते हैं सनलाइट्स को, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो एक तरीके से बॉडी को वो करते हैं, डिस्ट्रॉय करना एक तरीके से उसका फ्यूनरल करते हैं। बल्कि लेकिन आग का इस्तेमाल नहीं करते, ज़मीन के अंदर दफनाते नहीं हैं, और पानी के अंदर प्रभावित नहीं करते। ये इनका सिस्टम है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इनके सिंबल्स क्या हैं, एक तो ये फरावहार है,
ये फराबहार है, एक व्यक्ति है जिसके दोनों तरफ विंग लगी हुई हैं, बियर्ड मैन है ये, जिसको ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसके ये जो विंग्स हैं ये शो करते हैं कि गुड डीड्स, आगे की तरफ मूव करता है, गुड डीड्स अच्छे कर्म। ये हैं गुड वर्ड्स जो पीछे रह गए हैं, ये गुड वर्ड्स अच्छे शब्द हैं जो आपके इस दुनिया में रह जाएंगे, तो बुरे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। और अच्छी सोच, ये तीनों जो ट्रिपल एच की हमने बात की थी वो हैं। उसके अलावा फायर मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, और एक साइप्रस ट्री जो है वो भी इटरनल लाइफ का, एवरग्रीन साइप्रस ट्री जो है ये भी इटरनल लाइट का सिंबल माना जाता है जोरोस्ट्रियन रिलीजन में। ठीक है, जोरोस्ट्रियन टेक्स्ट की अगर बात करें तो जो प्राइमरी टेक्स्ट है इनका उसको बोलते हैं अवेस्टा। अवेस्टा जो है ये लगभग, इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी नहीं कि ये कब लिखा गया और किसने इसको कंप्लीटली कंपाइल किया, लेकिन ये ज़रूर है कि 6वीं शताब्दी के आसपास इसको पूरा कंप्लीट कर लिया गया था। और इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें 21 किताबें थी, 21 बुक्स थी इसमें, लेकिन आज अभी सिर्फ एक ही सर्वाइवल में है। ये अल्जेंड अवेस्टा जो है जोरोस्ट्रियन रिलीजन की ये बुक अवेलेबल है अभी, और इसमें काफ़ी सारे हाइम्स, नरेटिव्स, लॉज और रिलेटिंग टू डॉक्ट्रिन, टीचिंग्स, इंस्ट्रक्शन ऑफ रिचुअल्स, वर्शिप, ये सब चीज़ें बता रखी हैं कि अहुरा माजदा के कॉन्सेप्ट और ये जो एंग्रा मेन्यू है ये क्या हैं। अहुरा माजदा के जो अंडर जो गॉड हैं, जो छोटे जो 6 इनके वो माने जाते हैं, एक तरीके से एंजल्स माने जाते हैं, वो क्या हैं। तो ये सब चीज़ें देखो, कोई भी रिलीजन हो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 25-30 मिनट के वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन बेसिक जो धारणाएं हैं जो सबको पता होनी चाहिए, एक रिलीजन के बारे में ओवरव्यू पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्प्रेड ऑफ जोरोस्ट्रियनिज्म, इसका स्प्रेड कैसे हुआ दुनिया भर में, ये फैला कैसे। हालांकि अब तो बहुत कम माइनॉरिटी में बचा है, इतना कहाँ फैला, लेकिन उस समय ये फैला था। साइरस नाम के एक राजा थे, साइरस द ग्रेट इनको बोलते हैं। ये आर्केमेडियन पर्शियन अंपायर के फाउंडर थे। ये जोरोस्ट्रियन रिलीजन को फॉलो करते थे। मैंने कहा था ना, 3 वो आर्केमेडियन जो पर्शिया था वही 300 वाला, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये इन्होंने फॉलो किया, और ज़्यादातर अकाउंट्स में आपको यही मिलता है कि ये साइरस एक अच्छे राजा थे, टॉलरेंट थे। ये जो नॉन इरानियन जो सब्जेक्ट थे, इनके जो प्रजा थी, उनको अपने खुद का धर्म मानने के लिए किसी तरीके का उनके ऊपर रोक टोक नहीं थी, उनके प्रति टॉलरेंट थे। और ये आशा जो बोलते हैं ना, ट्रुथ और राइटफुलनेस, इसमें काफ़ी बिलीव करते थे, जोरोस्ट्रियन लॉज को मानते थे। और एक तरीके से ये आप देखिए कि जैसे भारत में अशोक सम्राट ने काफ़ी प्रमोट किया ना बुद्धिज़्म को, उसी तरीके से साइरस ने जोरोस्ट्रियनिज्म को ईरान में प्रमोट किया। बेसिकली यही बात है। फिर बात आती है कि जोरोस्ट्रियनिज्म का प्रभाव ना केवल सिर्फ ईरान के रिलीजन्स पे, बाकी अगर आप जाके देखेंगे कि आज का जो इजराइल पैलेस्टाइन है, जहाँ पे आप जानते हैं जेरूसलम वाला इलाका, जहाँ पे राइज हुआ था जुडाइज़म का, जहाँ पे राइज हुआ था एक तरीके से क्रिश्चियनिटी का भी राइज कहीं ना कहीं इधर से ही हुआ था, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की अर्ली लाइफ में उन्होंने यहीं पे जीवन बिताया अपना, और उनका जो क्रूसिफिकेशन है वो भी वहीं पे हुआ। तो वहाँ पे भी आपको एक चीज़ दिखेगी कि उनका जो सिंगल गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, हेवन का कॉन्सेप्ट है, हेल का कॉन्सेप्ट है, जजमेंटल का जो तरीके हैं, और जो मतलब वहाँ पे भी इस धर्म का काफ़ी प्रभाव मिलता है। और प्रभाव इसलिए भी मिलता है क्योंकि ये पर्शिया उस समय काफ़ी ताकतवर किंगडम था, काफ़ी ताकतवर किंगडम था। तो इसने बेबीलोनिया यानी कि आज के इराक पे भी कंट्रोल कर लिया था। कुछ टाइम पे इन्होंने जोधा किंगडम जो था, जोधा का किंगडम जो है, उसके ऊपर भी इन्होंने एक तरीके से कुछ कंट्रोल कर लिया था। तो वहाँ पे इन्होंने जोरोस्ट्रियनिज्म रिलीजन को फैलाया। और अगर बात करें भारत की तरफ और चाइना रशिया की तरफ, तो सिल्क रूट के थ्रू भारत में ट्रेडिंग रूट्स के थ्रू ये चाइना और मिडल ईस्ट में स्प्रेड हो रहा था, यूरोप तक भी ये धर्म फैला। ठीक है, तो ये उस समय की बात है, लेकिन बाद में ये कैसे फैला उसकी भी बात करेंगे आगे। फिर बेबीलोनिया को कॉन्कर मैंने बताया 539 के आसपास कर दिया था। तो वहाँ बेबीलोनिया के जो जूइश हैं उनको लिबरेट किया। काफ़ी सारे जो लोग हैं जो जेरूसलम लौट गए थे, और उनको हिब्रू बाइबल जो है उसके में हेल्प करी इन्होंने। और वहाँ पे आपको इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है, जो आप अगर क्रिश्चियनिटी में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आगे चल के पार्थियन और सासानियन अंपायर जो हैं, इन्होंने भी इसको काफ़ी प्रमोट किया, लेकिन बाद में 7वीं शताब्दी के
मिडल टाइम में बात करें तो मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट होने लगे पर्शिया पे, और इन लोगों ने पर्शिया पे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो इससे पहले जोरोस्ट्रियन रिलीजन काफ़ी देशों में फैल चुका था। अगर आप बात करें तो ये चाइना के इस हिस्से में फैल चुका था, मिडल ईस्ट में भी फैल चुका था, थोड़े यूरोप में भी फैल चुका था, रशिया में भी फैल चुका था। ठीक है, तो यहाँ तक ये धर्म फैल चुका था। उसके बाद जब मुस्लिम लोगों ने कॉन्क्वेस्ट किया, उससे पहले पीक पे बात करें तो आर्किमेडियन जो एम्पायर था, इसके समय ये सबसे बड़े किंगडम हुआ करता था, जिसका 3 मिलियन स्क्वायर माइल का 480 के आसपास इनका एरिया हुआ करता था साइरस के अंडर। तब इन्होंने काफ़ी बड़ा जो क्षेत्र है वो जोरेस्टियंस के कंट्रोल में था। तो अगर भारत में देखें तो भारत की तरफ जो इंडस रिवर है वहाँ तक इनका फैला हुआ था, और मैसिडोनिया तक जो ग्रीस है वहाँ तक फैला हुआ था। वहीं पे वो 300 वाली वॉर भी हुई थी। तो उस समय ये काफ़ी बड़ा अंपायर था। दूसरी तरफ कॉकस माउंटेन्स जो हैं रशिया के, वहाँ तक इधर फैला था, और इजिप्ट तक इधर फैला था। तो काफ़ी बड़ा अंपायर था ये रशिया उस समय का। इसमें ये जोरोस्ट्रियनिज्म रिलीजन अपने पीक पे हुआ करता था उस समय। तो ये देखिए वो जोरोस्ट्रियनिज्म रिलीजन जो अपने पीक पे था, कितना बड़ा किंगडम था। उसके अंदर ये साइरस का किंगडम था, और इतने बड़े अंपायर पे जो रिलीजन था वो था जोराबियन धर्म। ठीक है, फिर बात आती है मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट की। तो मुस्लिम रिलीजन का राइज ही हुआ था, आपको पता है 570 के आसपास। तो ठीक है, जो प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ और उनके बाद उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी। उनके बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ऑल ओवर वो सऊदी अरब से शुरू हुए थे, और उसके बाद उन्होंने दूसरी तरफ अटैक करना शुरू कर दिया, ईरान की साइड भी कर दिया। तो पर्शिया में जब सासानियन अम्पायर था, इसके ऊपर जब इन्होंने अटैक किया, तो इसका जब पतन हुआ उसके बाद जोरोस्ट्रियन रिलीजन जो है इसका भी पतन होना शुरू हो गया। तो अरब इन्वेडर्स थे, इन्होंने इतना ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया जोरोस्ट्रियंस को कि उन्होंने को मजबूरन अपने धर्म को या तो बदलना पड़ा या फिर भागना पड़ा। काफ़ी सारे जोरोस्ट्रियन जो हैं, ज़्यादातर उन्होंने तो इस्लाम को ही कबूल कर लिया, इस्लाम को मानने लग गए। और कुछ लोग जो हैं वो भारत की तरफ भागे, काफ़ी सारे लोग भारत की तरफ भागे उस समय। और ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ था, ये तो राइज हुआ था, मक्का मदीना आपको दिख रहा है, मदीना दिख रहा है आपको, ये यहाँ से शुरू हुआ था। और ये इस तरफ ईरान की साइड इन्होंने अटैक करने शुरू किए थे, और मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट जो हुए पर्शिया में, इसके बाद से ये रिलीजन ख़त्म होने लग गया, मतलब अपने डिक्लाइन पे आने लग गया। फिर आ गए भारत में जो ही आए, लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी से भारत में आने लग गए थे, 10वीं शताब्दी तक आए, और इनको कहने लग गए भारत में पारसी, क्योंकि पारस से आए थे, पर्शिया से आए थे, तो इसलिए इनको पारसी कहा जाता था। ठीक है, और पारसी ट्रेडिशन के हिसाब से ये जो लोग हैं, इनका आने का कारण क्या था? अरब कॉन्क्वेस्ट, मुस्लिम्स के द्वारा इनका प्रोसिक्यूशन। उसके बाद ये कहाँ पे बसे? भारत में भी नॉर्थ, जो वेस्ट वाला हिस्सा है, गुजरात में इन्होंने अपना धीरे धीरे बसना शुरू हुए। और आज के समय भी अगर बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र में ही आपको ये ज़्यादातर लोग जो पारसी कम्युनिटी के लोग हैं वहीं पे आपको मिलेंगे। और ज़्यादा इनकी आबादी भी नहीं है, लगभग 60,000 के लोग आसपास तो भारत में रहते हैं, 1500 के आसपास पाकिस्तान में रहते हैं। बहुत ही छोटी एथनिकल माइनॉरिटी है ये भारत में। और अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो वैसे तो बहुत कम आबादी है, लेकिन भारत में भी मिलेंगे, ये अरब कंट्रीज़ में भी मिलेंगे, मिडल ईस्ट में मिलेंगे, कुछ यहाँ पे जो यूएसए और कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में भी इनका कुछ कुछ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा जोरोस्ट्रियन। लेकिन सब जगह माइनॉरिटी में ही है ये रिलीजन, क्योंकि इनकी संख्या ही बहुत कम है। मैंने क्या कहा था, 2 लाख के आसपास ये लोग हैं अभी दुनिया भर में, बहुत कम लोग बचे हैं, ये बात है। तो आई होप आपको जोरोस्ट्रियन रिलीजन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होंगी। हालांकि ज़्यादा टेक्स्ट नहीं मिलते, ज़्यादा लोग फॉलोवर्स नहीं हैं इनके, और एकदम क्लियरिटी आपको पता नहीं चलती है इस रिलीजन के बारे में। लेकिन फिर भी जो एक जर्नल व्यू है, ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, उतना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर ही सकते हैं, और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।